अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मेरे तीसरे लेक्चर के साथ, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि कंप्यूटर क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्या होता है, और हमने इसको रिलेट किया था ह्यूमन के साथ। हमने ये देखा था कि कोई भी कंप्यूटर जो होता है इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ समझेंगे कि कंप्यूटर इनपुट किस मैकेनिज्म से लेगा या इनपुट किस तरह लेगा। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ को देखेंगे वो होगी रैम, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम डिफरेंट नेम्स देते हैं, जैसा कि वोलेटाइल मेमोरी देते हैं, प्राइमरी मेमोरी देते हैं। एक्चुअली इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम कहते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर रन कर रहे हैं, प्रोसेसर का काम क्या होता है, उसको प्रोसेस करना, या कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन वो डाटा लेगा कहाँ से? एक्चुअली जहाँ से वो इनपुट ले रहा होता है ना, वही जो चीज़ होती है वही कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ कहा था कि जो प्रोग्राम होता है वो कंसिस्ट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इसको किस तरह हम एलोबरेट करेंगे, मैं आपको वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, मैं ज़रा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। मैं आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहा हूँ। A इज इक्वल टू बी प्लस सी, और एक और इंस्ट्रक्शन लिखूँगा D इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अब हमारे पास ना एक प्रोग्राम के अंदर ये दो इंस्ट्रक्शन है, ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन है। देखिए, होता कुछ यूँ है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ना हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क हम कहते हैं परमानेंट स्टोरेज, कि हमारे पास जो डाटा होता है जब लाइट हो या ना हो तो डाटा परमानेंटली स्टोर होता है जिस डिवाइस के अंदर या जिस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो कहलाता है हमारे पास हार्ड डिस्क। सपोज करें कि हम कोई भी अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो पूरा का प्रोग्राम लोड हो जाता है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। आफ्टर रैम फिर ये प्रोग्राम जब प्रोसेस होने लगता है तो वो प्रोग्राम मूव कर जाता है हमारे सीपीयू के पास, क्योंकि सीपीयू ही हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूट करता है, लॉजिकल कंप्यूटेशन देता है और अरिथमेटिक कंप्यूटेशन देता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, दूसरा हमारे इंस्ट्रक्शन है d इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अब यहाँ पर जो ईच इंस्ट्रक्शन होती है उसका एक स्पेसिफिक साइकिल होता है, जिसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो हम अपनी स्लाइड पे अब दोबारा चलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिफरेंट प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ होता है, और जो प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि हमने अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शन देखी थी, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर हमने एक हेलो वर्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया हुआ है। जैसे ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ड। अब अगर हम बात करें कि ईच इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका एक स्पेसिफिक साइकिल होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन जो होती है वो फेच होती है। फेच का मतलब ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन रैम से लोड होती है हमारे प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर लगा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। जैसे हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी तरह हमारे सीपीयू का जो ब्रेन होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। अब ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आई है सीपीयू के अंदर a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसके अंदर सेकेंड जो स्टेप वो परफॉर्म करेगा वो होगा डिकोडिंग का। वो इसको डिकोड करेगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेंड्स यूज हुए हैं और कौन कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है। देखिए, ऑपरेंड्स कहलाते हैं वो वेरिएबल या वो आइडेंटिफायर्स जिसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे कि हम अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि B और C को हम ऐड कर रहे हैं। B और C हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं जिनको हम बाय यूजिंग ऐड ऑपरेशन हम ऐड करेंगे, और आफ्टर दैट हम उसे असाइन कर देंगे किसके अंदर, A वेरिएबल के अंदर। तो सेकंड स्टेज के ऊपर हमने क्या डिकोड किया, या हमारे प्रोसेसर ने क्या डिकोड किया कि इसके अंदर जो ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन का। थर्ड स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे वो हमारी रैम के अंदर कहीं ना कहीं किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़े हुए होंगे, तो उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस के अंदर, जो कि हमारी बेस्ड होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि हमारा रैम का स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ होता है, या हमारे रैम के अंदर किस तरह हमारा कोई भी कंटेंट स्टोर होता है, वो कितनी स्पेस लेता है, उसका एड्रेस जनरेट किस तरह होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है,
इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल से अपने फर्दर लेक्चर या अपनी फर्दर वीडियो सीरीज में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो थर्ड स्टेप पे क्या होगा कि जो वेरिएबल होता है जैसे कि बी और सी है, उसकी वैल्यू किसी खास लोकेशन के ऊपर पड़ी होती है। जो वैल्यू होगी बी और सी की, वो थर्ड स्टेज के ऊपर प्रोसेसर वो एड्रेस भेजेगा हमारी रैम के पास और स्पेसिफिक जो वैल्यू होगी वो अपने पास लेकर आ जाएगा। एंड द फोर्थ स्टेप क्या होगा, जब हमारे पास वैल्यू भी आ चुकी होगी और हमने ये भी डिकोड कर लिया होगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई एग्जीक्यूशन करेंगे। जैसा कि हम देखें, हम इसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर क्या होगा, हमारा जो साइकिल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे न्यू इंस्ट्रक्शन से। जैसे कि हमारी जो न्यू इंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी, D = E+F। फिर मेरी ये वाली इंस्ट्रक्शन जो होगी ये फैच होगी, फिर डिकोड होगी, फिर इसका एड्रेस देखा जाएगा इनके ऑपरेंड्स का, फिर एड्रेस को लेकर आया जाएगा। तो आफ्टर दैट इसे एग्जीक्यूट कर कर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसे हम फिर फैचिंग के ऊपर लगा देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोसेसर होगा वो किस तरह, किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए जो इंस्ट्रक्शन होगी उसे अपने पास लेकर आएगा या उसे अपने पास एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम जिस आर्किटेक्चर के हवाले से बात करेंगे वो होगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो कि एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1945 के अंदर अपना प्रपोजल दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स या कंप्यूटर के लिए क्या मेजर या बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर कर हमें कोई आउटपुट दे सके। देखिए पहले क्या होता था कि हमें कोई भी काम करवाना होता था तो हमें हार्डवेयर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता था या उसका एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर बनाना पड़ता था। आफ्टर डैट हम उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा सकते थे। लेकिन जो तब के साइंटिस्ट या तब के इंजीनियर्स ने ये सोचा कि हम बार बार किसी भी हार्डवेयर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर से प्लेस करेंगे तो यहाँ पर टाइम भी वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारी लेबर कैपेसिटी भी ज़्यादा यूटिलाइज्ड हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम एक जनरल आर्किटेक्चर बनाएं, उसको फॉलो करते हुए हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें या किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस कर सकें। तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया जिन्होंने ये कहा कि हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें से एक इनपुट यूनिट होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पहला हमारा जो कंपोनेंट था इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट था। इनपुट डिवाइस हमारे केस में क्या थी, वो रैम थी। आफ्टर डैट जब हम फैचिंग कर लेंगे कोई भी डाटा तो वो किसके पास जाएगा, हमारे कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इसे क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। डिकोड उसके ऊपर क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और उसको स्टोर कर देगा अपने मेमोरी के पास। देखिए हम इंशाल्लाह ताला अपने फ्यूचर लेक्चर में ये चीज़ भी देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या चीज़ रहती है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की मेमोरी है, जैसे कि हमारे पास रैम है, हार्ड डिस्क है, हमारे पास कैशे है, हमारे पास रजिस्टर है। तो ये जो मेमोरी होती है इसका क्या यूज़ होता है और इसकी क्या अहमियत है, इंशाल्लाह ताला हम अपनी फर्दर वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आप इतना इस वीडियोस के लिए अपने ध्यान में रखें कि जो मेमोरी यूनिट होता है वो टेम्परेरी अपने पास रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर के अंदर जब हम टाइप करते हैं 2 तो हमारी स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आता है। तब जब हम उसके साथ प्लस करके 3 करते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाता है। तो जो 2 होता है वो किसी ना किसी एक टेम्परेरी लोकेशन के अंदर स्टोर होगा, तभी वो 3 के साथ ऐड होकर हमें 5 रिजल्ट परफॉर्म करेगा। तो जो मेमोरी यूनिट होगा वो हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज होगी जो कि हमारे रिजल्ट्स को कुछ देर के लिए अपने पास स्टोर करेगी। जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम उस मेमोरी यूनिट से अपना वो जो रिजल्ट होगा उसे वैनिश कर देंगे या उसको ख़त्म कर देंगे। तो जिस तरह हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो वो आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमारे पास मॉनिटर था, मॉनिटर के ऊपर हमें क्या विजिबल हो जाएगा, हमारे पास 5 लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब वॉन न्यूमैन ने अपना एक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया था तो हमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहले ना हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो एक प्रोग्राम होता है वो 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, फर्स्ट वन इज कोड एंड सेकंड वन इज डाटा। जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था वो ये कहता था कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो एक ही मेमोरी स्पेस के अंदर अपना डाटा भी स्टोर करेगा, एक ही मेमोरी स्पेस के अंदर अपना कोड भी स्टोर करेगा। जबकि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था वो ये कहता है कि जो प्रोग्राम स्टोर करेगा वो एक अलग मेमोरी स्पेस में स्टोर करेगा और जो डाटा स्टोर करेगा वो एक अलग मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। अब अगर हम इनके डिफरेंस को देखें तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि जो हमारा डाटा होगा और जो हमारे पास प्रोग्राम मेमोरी होगी वो सेपरेट होगी,
यानी कि हमें दो मेमोरीज चाहिए होंगी, एक डाटा को स्टोर करेगी तो एक प्रोग्राम को स्टोर करेगी। जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये कहता है कि जो डाटा और प्रोग्राम दोनों के लिए हमें सेम मेमोरी चाहिए होगी या सेम मेमोरी स्पेस चाहिए होगी। अब अगर हम इस सेकंड पॉइंट को समझे तो मैं आपको दोबारा उस डायग्राम पे ले चलता हूं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है वो कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा एक ही बस के जरिए फेच कर पाएगा। लेकिन अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर देखें तो हमारे पास टू बसेस हैं, एक बस डाटा के लिए है और दूसरी बस हमारे पास प्रोग्राम के लिए है। ये बस हमारे पास प्रोग्राम के लिए होगी या इंस्ट्रक्शन के लिए होगी और ये वाली बस जो होगी वो हमारे पास डाटा के लिए होगी। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमारे पास यही कहा जा रहा है। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि जैसा कि हमने ये कहा कि हमारे पास बसेस भी ज़्यादा हैं, हमारे पास मेमोरी यूनिट भी ज़्यादा हैं, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट ज़्यादा चाहिए होंगे, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमें कम चाहिए होंगे या उनकी डिज़ायर हमारे पास कम होगी। अब इसके फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए हम दोबारा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं ताकि हम उसको डायग्राम से समझ सकें कि इस फोर्थ पॉइंट का क्या मतलब है। अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर के हवाले से बात करें तो इसके अंदर दो बसेज हैं, एक बस इंस्ट्रक्शन बस की है और दूसरी बस हमारे पास डाटा बस की है। जबकि अगर हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल बस है। अब जो सीपीयू होता है वो साइकिल्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है, मतलब कि एक सेकंड के अंदर वो कितने साइकिल या कितनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू होता है वो क्या कर रहा होता है, वो एक साइकिल के अंदर प्रोग्राम को भी फेच करेगा और हमारे डाटा को भी फेच कर लेगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही डाटा बस है, तो वो इस डाटा बस के जरिए एक ही वक्त में या तो प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है या फिर हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब हम जरा दोबारा अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं ताकि इस पॉइंट को हम देख सके। हम अपनी स्लाइड पर दोबारा आ गए हैं तो फोर्थ पॉइंट में वो ये कह रहा है कि प्रोसेसर कैन फेच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि वो एक ही वक्त में डाटा को भी फेच कर लेगा और इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लेगा। क्योंकि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है वो दो बसेस को यूज करते हुए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर सकता है और डाटा को भी फेच कर सकता है। जबकि हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के केस में हमारे पास बस सिंगल होती है, तो वो एक वक्त में या तो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा या डाटा को। तो इसी की वजह से जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही चीज कह रहा है कि हमारे पास स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइकिल बच रहे हैं। हमारे एक ही साइकिल में इंस्ट्रक्शन भी फेच होकर आ रही है, एक ही साइकिल में हमारे पास डाटा भी फेच होकर आ रहा है। तो इसके अंदर जो हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी वो बहुत फास्ट होगी, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हार्वर्ड की निस्बत वो जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी वो स्लो होगी। अब हमारा जो सिक्स पॉइंट है उसको भी हम व्हाइट बोर्ड पे दोबारा चलते हैं ताकि हम इसको भी समझ सकें, जो कि हमने फोर्थ पॉइंट के अंदर इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चले हम जरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर अब चलते हैं जी। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि वो एक ही वक्त के अंदर इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर सकता है, एक ही साइकिल के अंदर वो डाटा को भी फेच कर सकता है। जबकि हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में ये चीज देखी थी, पहले वो एक साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, देन आफ्टर दैट वो एक डाटा को फेच करेगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा एक साइकिल के अंदर एक इंस्ट्रक्शन हम इजिली जो होता है वो फेच कर सकते हैं। जबकि हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर एक साइकिल चाहिए इंस्ट्रक्शन के लिए और एक साइकिल हमें चाहिए हमारे डाटा के लिए। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए 2 साइकिल को यूटिलाइज करता है, जबकि हमारे पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक साइकिल को यूटिलाइज करता है। तो हम अपनी स्लाइड के ऊपर दोबारा चलते हैं। 7th पॉइंट में ये कहता है कि एम्प्टी साइज ऑफ ए प्रोग्राम मेमोरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाटा एंड वाइस वर्सा। इसको भी हम व्हाइट बोर्ड में दोबारा जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो सीपीयू है, अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन की मेमोरी टोटल फिल हो गई है तो हम उसके लिए डाटा की मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास डाटा के अंदर स्पेस टोटल खाली पड़ी हो, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें अपनी इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ रिजर्व्ड होगी किसके लिए, हमारे डाटा के लिए। जैसा कि हमने लिखा था C+B, तो ये जो C और B है ये हमारे पास क्या है, हमारा डाटा है, और ये टोटल क्या है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड प्लस ऑपरेशन का कॉमिक्सचर होती है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होगी ये स्टोर होती है हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर, और ये जो सी की वैल्यू और बी की वैल्यू होगी, हमारे पास जो डाटा होगा वो डाटा मेमोरी में स्टोर होगा। हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है वो ये कहता है कि अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी फिल हो जाए तो आप डाटा मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जबकि यही पॉइंट फेवर करता है हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को। वो कहता है कि अगर आपके पास डाटा मेमोरी या इंस्ट्रक्शन मेमोरी फिल हो जाए तो आप डाटा मेमोरी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बेनिफिट है वो हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का है। 7th पॉइंट है वो हमारा ड्रॉबैक बयान कर रहा है हमारे हार्वर्ड आर्किटेक्चर का। तो स्लाइड पे हम दोबारा चलते हैं। तो हमारे 7 पॉइंट में वो आपको यही चीज बयान कर रहा है कि एम्प्टी साइज ऑफ ए प्रोग्राम मेमोरी कैन नॉट बी यूज फॉर डाटा
मेमोरी एंड वाइस वर्स। यानी कि अगर आपके पास एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है डाटा मेमोरी के अंदर, उसे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए या प्रोग्राम मेमोरी के लिए, जबकि हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं या हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट्स के अंदर आपको वो इसकी एप्लीकेशन बयान कर रहा है। जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है उसे हम ज़्यादातर यूटिलाइज करते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसे हम यूटिलाइज करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर, जो कि यूज़ होते हैं हमारे लैपटॉप्स के अंदर, हमारे सर्वर्स के अंदर। जबकि जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि हमारे पास आर्डिनो की डिवाइस होगी, उसमें हमारा हार्डवेयर आर्किटेक्चर चल रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी फ्यूचर वीडियोस के अंदर जब आर्डिनो सीरीज पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस तरह जो डाटा होता है या इंस्ट्रक्शन होती है वो अलग-अलग मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास आर्डिनो में एक फ्लैश मेमोरी होती है, हमारे पास SRAM होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रोम होती है। तो हम उसको इंशाल्लाह ताला अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मज़ीद न्यू वीडियोस के सामने हाजिर होऊंगा आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए, ताकि आप अपने नॉलेज के ऊपर ग्रिप करते हुए अपने कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को बढ़ा सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।